दिवाली का त्योहार बस आने की तैयारी में। इस मौके पर आपके निवेश की तैयारी किस तरह से हो और साथ ही किन थीम किन सेक्टर पर फोकस किया जाए, बाजार का डायरेक्शन आगे क्या रहेगा और पैसे बनाने के मौके इस दिवाली पर कहां और कितने हैं, इसी पर है हमारी खास पेशकश। इकोनॉमी दमदार, दिवाली शानदार। और आज से हम कर रहे हैं इस सीरीज की शुरुआत। और इस सीरीज में आज सबसे पहले बेहद खास मेहमान हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हो रहे हैं शामिल। बाजार के जाने माने दिग्गज इन्वेस्टर विजय केडिया साहब। आज उनसे न सिर्फ हम बाजार, इकोनॉमी और निवेश के बारे में बातचीत करेंगे, बल्कि आज उनसे बातचीत होगी उनके एक नए गाने पर भी, जी हाँ, सिर्फ जी बिजनेस पर आ रहा है उनके एक और नए गाने का वर्ल्ड प्रीमियर। सबसे पहले आपको सुनवाता हूँ वो गाना, और उसके बाद केडिया साहब हमारे साथ स्टूडियो में है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। नया सॉन्ग आपका वर्ल्ड प्रीमियर कर दिया जाए, आपकी इजाज़त हो तो प्लीज आइए सुनते हैं। बिल्कुल, तो ये है जो पूरा का पूरा सॉन्ग आप सुन सकते हैं। फिलहाल हमने इसका मुखड़ा आपको बताया। सर पहले तो थोड़ा अंदाज़ा बताइए कि ये गाना कहाँ से आपके दिमाग में आया कि ये मेरे वतन के लोगों पर बनाया है? ऑफ कोर्स, और ए मेरे वतन के लोगों का गाना जो शायद 1965 में कवि प्रदीप ने लिखा था, लता मंगेशकर जी ने गाया था। और जैसा हम सुनते हैं कि गाना सुनकर नेहरू जी की आंख में आंसू आ गए थे, रोने लग गए थे वो। तो ये तो बड़ा सेंटिमेंटल इंडिया के लिए, इंडिया की पल्स है ये, इंडिया की धुन है इस गाने के अंदर में। और ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इसके मेरे पास गाने के कोई राइट्स नहीं है, सारेगामा के पास में इसके राइट्स है। मैंने खाली एक लिटरेसी के लिए, एक जोश के लिए, एक भावना के लिए मैंने इस गाने को यूज़ किया, उनका म्यूज़िक यूज़ किया। जो उसके जो लिरिक्स है वो मेरे हैं और गाया मैंने, मेरी जो भी आवाज़ है बीच की आवाज़ में मैंने गाया है, तो उसके लिए मैं सारेगामा का धन्यवाद हूँ। तो मेरे दिमाग में ये आया कि उस समय का जो भारत था वो कुछ और भारत था। 1965 का, हम आज़ादी के लिए जूझ के निकल के आए थे, आहत थे हम, मरमाहत थे हम लोग। उस दिशा में हम लोग वहाँ से ऐसे बड़े स्टेज से 200-250 साल की गुलामी से हम गुजर के आए थे। तो उस समय उस हिसाब से लिखा गया था। मेरे को लगा आज का भारत छोड़ाए हम वो गलियां, हम वहाँ से बहुत आगे निकल आए हैं हम लोग। और आज हमारा जो हमारी प्रतिस्पर्धा जो हो रही है, ये दुनिया के नामी जामी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इकोनॉमी से हो रही है। हम बातें कर रहे हैं 3 नंबर इकोनॉमी में पहुंचने का, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग हमारे पर टैग लगा हुआ है। तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए वो मैंने इस गाने में पिरोया है। उस गाने के अंदर में ये पहले हमको रोटी कपड़ा मकान के हिसाब से गाने, उस समय वो ज़रूरत थी। अभी वहाँ से कुछ 2 कदम 4 कदम आगे आए हैं और अभी कई कदम और भी आगे जाना है। तो मैंने इस गाने में ये पिरोया कि हमको नया भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए और कैसे एकजुट होकर हमको सामना करना चाहिए और अपना अपना योगदान करना चाहिए। वो इसमें एक छोटी सी कोशिश की है। वो मैं पूरा अंतरा सुनाने वाला भी हूँ हमारे दर्शकों को। अभी तक तो मुखड़ा सुनाया है, मैं भी वर्ल्ड प्रीमियर धीमे धीमे एकदम वैसे कर रहा हूँ ना, बिल्कुल एक साथ थोड़ा माहौल बनना चाहिए। लेकिन कई लोग ये भी जानना समझना चाहते हैं कि देखिए, स्टूडियो में आप जब शूट करते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ रिकॉर्डिंग करते हैं, तब तो विजय जी की आवाज़ बहुत ही मधुर लगने जाती है। लेकिन विजय जी वैसे कितना अच्छा गाते हैं, जरा एक लाइन तो सर होनी चाहिए। तो पोल खुल जाएगी भाई। नहीं, आपको मज़ा आएगा सर। वो सब तो ऑटो ट्यूनर का कमाल है वो सब। नहीं, मुझे पता है और मैंने कई मौक़ों पर विजय भाई को लाइव सुना है। बहुत ही मधुर आवाज़ है। जरा सर इस गाने की 2 लाइन हो जाए, पैराग्राफ में बाद में अलग से रिकॉर्डेड वाला सुनाऊंगा जी। अच्छा ठीक है, तो मैं इसका अंतरा सुनाता हूँ जी। तो पहले शुरुआत करता हूँ मैंने। ऐ मेरे भारतवासी, चलो उठो करो तैयारी, अब समय हमारा आया, अब आई अपनी बारी।
साहस ये देखा ना, साहस समझ और श्रम का लहरा दो तिरंगा प्यारा, अब खोलो पंख तुम्हारे, अब खोलो पंख तुम्हारे, अब है आकाश हमारा, ऐ मेरे भारतवासी। क्या बात। इसमें एक 4 लाइन है जो मैंने निवेश के हिसाब से जोड़ी है, बताइए प्लीज। जो जरूर मैं सुनाना चाहूंगा। हो पैसों की भी आजादी, समृद्धि की हो अभिलाषा, हो सुखी सुरक्षित जीवन, हो सुखी सुरक्षित जीवन, समझो निवेश की भाषा, है मेरे भारतवासी। क्या बात है, गजब, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया सर। तो वाकई में आपने ये अपने तरीके से आप फाइनेंशियल इंक्लूजन और लोगों को निवेश के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और एक्चुअली आपकी 2 चीज़ें फेमस है। गाने के बारे में तो आपने सब हमेशा आप जानते सुने। एक चीज़ आपकी और बड़ी फेमस है, वो है आपकी स्माइल। लोगों को लगता है कि मतलब कभी भी आप केडिया साहब से मिलें हमेशा मुस्कुराते हुए दिखेंगे। और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में भी आपकी स्माइल का बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है आपकी स्ट्रेटजी। मैं चाहता हूँ इस दिवाली पर जरा आप अपने निवेशकों को बताएं आपकी स्माइल स्ट्रेटजी क्या है जिससे बहुत सारे पैसे बनते हैं। वो स्माइल स्ट्रेटजी ऐसे है, बड़ी सिंपल है कि मैं जनरली जो भी सेक्टर के अंदर में जो छोटी कंपनी होती है, नंबर 3 की, 4 की या 5 की, समझिए एक सेक्टर में 5 कंपनियां हैं जी, तो मैं तीसरी, चौथी या 5वीं कंपनी को चुनता हूँ। खाली इसके लिए नहीं चुनता हूँ कि वो छोटी कंपनी है, लेकिन उन छोटी के अंदर में भी इसलिए बोला 3 या 4 या 5 या 6 या जो भी हो या 2, वो इसके लिए कि उसमें ये देखता हूँ कि उसका हेल्थ वगैरह ठीक ठाक है कि नहीं है, और वो लंबा मैराथन दौड़ सकता है कि नहीं दौड़ सकता। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है वो सब 100 मीटर या 200 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है, 42-45 किलोमीटर की मैराथन आपको दौड़ना है और निरंतर दौड़ते रहने का आपको। इसमें समन्वय होना चाहिए कि कब दौड़ना है, कब झुकना है, कब बैठना है, कब सांस लेना है, कब सोना है, लेकिन वापस कब तैयारी करनी है। तो ये मैराथन की जर्नी है ये उसके अंदर में। तो मैं ऐसी कंपनी को ढूंढता हूं जो छोटी हो साइज के अंदर में, इसीलिए मैंने लिखा है स्मॉल इन साइज, कि साइज में छोटी हो लेकिन दौड़ने की क्षमता रखती हो, और उसके अंदर में मीडियम इन एक्सपीरियंस की जो मैनेजमेंट जो है सर, एस मतलब स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, एम फॉर मीडियम इन एक्सपीरियंस। अच्छा, तो जो मैनेजमेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको अनुभव होना चाहिए 15-20 साल का कम से कम। 15-20 साल में 10-5 बार गिर चुका होगा, हर तरह की परिवर्तन देख चुका होगा, उनसे अपने आप को उसने अपग्रेड किया होगा, सीखा होगा, और फिर आगे जैसे मैंने बताया, जैसे बात की है कि भागना ही खाली लाइफ नहीं है, रुकना भी लाइफ है, करेक्ट, सांस लेना भी लाइफ है, रेस्ट करना भी लाइफ है, सोना भी लाइफ है। तो उसको मालूम होना चाहिए कि कब मेरे को भागना है, कब मेरे को डिफेंस खेलना है, कब मेरे को आराम करने का है। तो ये इसकी जो चाल है, ये इसको वो 10-15-20 साल में, 15-20 साल में, 10 साल में, 15-20 साल में वो समझ जाता है, क्योंकि 2-3 तो इसने इकोनॉमी के बड़े बड़े साइकिल देख लिए होंगे, मार्केट के साइकिल देख लिए होंगे, इसमें वो शिक्षित हो जाता है। तो वो मीडियम एंड एक्सपीरियंस जरूरी है उसके अंदर में। उसके बाद तीसरा जो है वो सर लार्ज इन एस्पिरेशन, कि आपके पास में एक्सपीरियंस भी आ गया, स्मॉल इन साइज भी हो, लेकिन आप में एस्पिरेशन ही नहीं है। थोड़ा बहुत रुपया आपने कमा लिया, 2-4 हज़ार करोड़ पे पहुंच गए, उसके बाद में आपको लगे यार बहुत हो गया, अब ये क्या लाइफ में करने का दोस्त, अभी बच्चे सब सेट हो गए हैं, मेंबरशिप आ गई, गाड़ी आ गई, क्लब आ गया, फॉरेन विदेश की ट्रैवल हो गई, सब कुछ हो गया, रुपया इधर से सब क्या लाइफ में करने, क्या लेके आया था, आग खत्म हो गई, वो आग खत्म हो गई। तो लोग ऐसी बातें करने लगे ना, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, अरे बकवास की बात है, अरे भाई कुछ भी नहीं लेकर आया था, बहुत कुछ छोड़ के जाएगा। हाँ, कितना छोड़ के जाते वो भी तो इम्पोर्टेंट है, छोड़ के जाओ वो भी जरूरी है। अब जब बांट दे भाई, अभी देखिए धन की 3 अवस्था होती है सर, आप समझिए, दान, भोग और नाश। करेक्ट, धन की 3 अवस्था है, क्या तो आप दान कर जाओ, या आप अपने आप पे भोग लो, या आप अपने आप उसका नाश हो ही जाएगा। तो वो एस्पिरेशन होना चाहिए कि मेरे को जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे को तोड़फोड़ करनी है लाइफ। तो वो लार्ज इन एस्पिरेशन बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे मैनेजमेंट क्या होते हैं ना सर, एक स्टेज पे जाके वो नीचे से आते हैं, एक स्टेज पे पहुंचते हैं, फिर उनकी वो फायर इन द बेली वो खो जाती है। तो खो जाती है, तो जो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैनेजमेंट अगर करोड़पति से अरबपति नहीं बनेगा, तो हम उसमें 2-4-5-10% स्टेक लेकर उस कंपनी में हम लखपति से करोड़पति कैसे बनेंगे? वो केक बड़ी होनी चाहिए, समंदर होना चाहिए उसके अंदर में, तब हम एक हिस्सा हम जहाँ पर खड़े वो हमारा हो सकता है। ठीक बात है। तो तालाब का मेंढक नहीं बनने का सर, वो समंदर की मछली बनने का। तो इसके लिए लिखा लार्ज इन एस्पिरेशन, और उसका लास्ट है एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल। आप में प्रतिभा भी है, आप में एक्सपीरियंस भी है, आप में फायर इन द बेली भी है, आपके अंदर में स्मॉल इन साइज भी है, लेकिन आपकी मार्केट अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी नहीं है आप उसके अंदर में।
तो इसी बोल के जैसे मैंने इसके पहले बताया कि समंदर होना चाहिए आपके सामने नापने के लिए आपके पास में। तालाब में अगर आप बहुत बड़े एक्सपर्ट भी अगर हो गए तब भी आप कुएं के मेंढक ही रह गए या तालाब के मेंढक ही रह गए आप। सही बात है। तो इस बोल का समंदर होना चाहिए नापने के लिए। लार्ज आपके प्रोडक्ट की जो मार्केट साइज हो वो निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए और वो आपको कवर अप करने का आपके अंदर में एक सोच होनी चाहिए। तो जाकर एक इन्वेस्टर उन कंपनियों के अंदर में मल्टीपल टाइम पैसा कमाने की संभावना रखता है। बिल्कुल। तो ये 4 चीज़ें ऐसी है जो अगर आप अपने स्माइल की तरह उतार लें अपने जीवन में तो आप बढ़िया इन्वेस्टर बन सकते हैं, बढ़िया कंपनियां आप भी ढूंढ सकते हैं। अब आइए सर, बाजार पर करते हैं बात। आप जैसे बड़े इन्वेस्टर को तो फ़र्क नहीं पड़ता सर, साल भर पैसा ना बने तो चल जाता है, पिछली दिवाली से दिवाली ज़्यादा बना नहीं, राइट। लेकिन हमारे छोटे छोटे निवेशक हैं, उनको फ़र्क पड़ता है और वो जानना चाहते हैं कि अगली दिवाली तक पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो पहला बात तो ये सर फर्क तो बहुत पड़ता है ऐसा बात नहीं है कि फर्क तो बहुत करता है, क्योंकि ये स्पर्धा है सर ये एकदम। अभी एक टाइम आती है जब आप पैसा कमाने के लिए, माने आप अपना घर खर्चा चलाने के लिए पैसा कमाते हो, अपने आप को मेंटेन करने के लिए कमाते हो कि हाँ भाई मैं कंफर्ट जोन में। एक टाइम आता है जब पैसा कमाने के लिए आप पैसा कमाते हो, मतलब कि पैसा कमाना एक जुनून है, एक चैलेंज है, एक स्पर्धा है, कंपटीशन है। और वो कंपटीशन आपका अपने साथ ही है, यानी कि किसी और के साथ में कंपटीशन अपने साथ ही है। कि जैसे चलती का नाम गाड़ी है सर, जीवन चलने का नाम, यू नो, तो वो जीवन चलने का नाम है। जब तक आप चल रहे हो तब तक आपका जीवन है। जब आप रुक गए, रिटायर हो गए, गिव अप कर दिया, छोड़ दिए, बैठ गए, तो आपकी लाइफ थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो ऐसा नहीं, फर्क तो मेरे भी पड़ता है। लेकिन संयोग से क्या होता है ना सर कि कुछ ना कुछ शेयर्स जो होते हैं ना, वो कोई ना कोई बगिया में कोई ना कोई फूल खिल जाते हैं। वो बुके के जैसे है, तो सारे फूल तो एक साथ खिलेंगे नहीं सर। करेक्ट। और तो कहीं ना कहीं नुकसान भी हो जाता है, कुछ चलते भी नहीं है, कुछ धोखा भी दे जाते हैं। कोई एक भगवान के आशीर्वाद से कोई एक चीज़ ऐसी मिल जाती है जो आपको उसका सारा वो कवर अप कर देती है। तो वो बुफे के जैसे है कि हाँ भाई ठीक है, अपने को 4-5 ही चीज़ें खानी है, हमको 56 भोग तो हमको खाने का नहीं है, चाहे सामने दिखाई दे रहा है। ठीक बात है। तो एक से भी पेट भरा जा सकता है, मतलब। तो ये हालत है कि पोर्टफोलियो की। ऑफकोर्स जो 3-4 साल पहले जो रिटर्न आया वो तो इस साल उतना रिटर्न तो आया नहीं मार्केट के अंदर में, तो बल्कि मोर और लेस पोर्टफोलियो स्टेगनेट ही होगा, वो आपकी बात बराबर है। और मेरे को अभी क्या लगता है ना, मेरे को मार्केट में लगता है कि ओवरऑल मार्केट का मेरे को थोड़ा सा मेरे मन में द्वंद्व है ओवरऑल मार्केट का। अच्छा। कि हाँ भी कोई जैसे 3 साल पहले 22, 23, 24 में सारे सब शेयर्स पूरी चारों तरफ ही दिवाली थी, तो मेरे को लगता है वो चारों तरफ दिवाली वाली बात नहीं होगी। चुनिंदा क्षेत्रों में कहीं दिवाली आपको दिखाई देगी और चुनिंदा क्षेत्रों में कुछ अच्छी आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी। तो नाउ आई थिंक इन्वेस्टर्स हैव टू बी सिलेक्टिव। पहले तो ऑटो मोड में मार्केट था, अभी मेरे को ऐसे लगता है कि ये मार्केट ऑटो मोड में नहीं है। अभी मार्केट आपको गियर वगैरह चेंज करते रहने पड़ेंगे। ऐसे मेरे को लगता है कि हर समय आपको गियर चेंज करना पड़ेगा, आपको कॉशियस होना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, ताकि आप सही जगह पैसा लगाएं। और वो जो मल्टीपल काइंड ऑफ जो रिटर्न आया, जो पहले जो आया 21, 22, 23 में, वो मेरे को लगता है उसकी संभावना नहीं है कि 10 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 20 गुना हो गया। उसकी संभावना थोड़ी सी कम लगती है। बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, लेकिन आप परसेंटेज वाइज रिटर्न देखें तो आपको ढूंढने से मोती मिल सकते हैं आपको। अभी मिल सकते हैं। हाँ जरूर। यहाँ पहले वो अनाप शनाप कुछ भी खरीद लो, हाँ कुछ भी भाव में खरीद लो, पैसा बन जाएगा। वो टाइम चला गया, वो टाइम चला गया। तो अभी ये समझने का मार्केट है, माइंड का गेम है, अभी नॉलेज का काम है कि आपको अपना सोच समझकर आपको सावधान होकर। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो पिछले 2020 के बाद से बाजार में आए, तो अब तक का तो पीरियड उन्होंने ठीक ठाक देख लिया। पिछले 1 साल से पैसे नहीं बने फिर भी डटे हुए हैं, हिम्मत रखी है, उनके लिए क्या सलाह है, क्या मैसेज है, क्या करना चाहिए इस तरह के बाजार में? नहीं, इस तरह के बाजार में वही है कि पुराना जो आपने पैसा कमाया वो इतिहास हो गया। अपने पास्ट टेंस में मत रहो, प्रेजेंट मोमेंट के अंदर में रहो। लोग क्या करते हैं कि पुराना अपना रिकॉर्ड जो रह गया है कि वो नहीं आया तो उस समय मैंने ऐसा किया, अभी मेरा ये नहीं हो रहा है। ये गति आपको चेंज करती रहनी पड़ेगी समय के अनुसार। जैसे मौसम के हिसाब से कपड़े बदलते हैं सर। जब गर्मी रहती है तो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, विंटर जब जाड़ा आता है तो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, बसंत आता है तो अलग तरह के। यही मार्केट के अंदर में है। तो आपको मार्केट को हर समय एक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हर समय आपको अपनी भी दृष्टि, मार्केट को देखने की दृष्टि आपको चेंज करती रहनी चाहिए। तो मेरे को ये लगता है कि नए जो निवेशक अभी आ रहे हैं उनको एक रीजनेबल रिटर्न समझो कि हाँ भाई हमको 15% का रिटर्न, 10 से 15% का रिटर्न अगर मेरे को मिलता है CAGR, और ज़्यादा अगर मिल जाए तो सोने में सुहागा है। ऐसे भी सोने में सुहागा चल भी रहा है तो मिल जाए तो अच्छी बात है। तो थोड़ा सा मानसिकता को थोड़ी धरातल पे रखना। आप लगाते हैं पैसा सोना में, निवेश करते हैं सोने चांदी? हाँ मैंने किया था सर, मैंने SGB में किया था, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो था ना, 3-4 साल मैंने किया। मजे हो गया संजोग से चल पड़ा। लेकिन क्या लग रहा है, लोग मतलब बड़े कंफ्यूज हैं। एक तरफ सोने के दाम बढ़े हुए हैं
लोगों को लगता है कि हमारे पास जो सोना है उसका भाव बढ़ गया, दूसरे तरफ दुखी भी है, अरे और लेना था। मौका मिलेगा? सर ये दुखी वाला हमारे साथ चलता ही रहेगा, लाइफ लॉन्ग रहेगा। हाँ, ये लाइफ लॉन्ग हमारे साथ में रहेगा, ये हर समय रहेगा। ले लिया तो ज़्यादा ले लिया, कम ले लिया, बढ़ गया तो कम ले लिया, गिर गया तो ज़्यादा ले लिया, क्यों ले लिया, ये तो चलता रहेगा सर। लेकिन हर चीज़ का एक, देखिए सोना भी ऐसे, हर चीज़ का एक टाइम होता है। जिस हिसाब से सोना भी बढ़ा 60-70-80% बढ़ गया, 1 साल में 2 साल में शायद डबल हो गया होगा जो है, तो मेरे को ये यूफोरिया लगता है इसके अंदर में। इसके अंदर में मेरे को लगता है कि अभी मैं तो फर्दर और नहीं लूंगा, यहाँ से 10% गिर भी जाए तो मैं तो फर्दर नहीं लूंगा। तो मेरे को लगता है थोड़ा सोच समझ के ही काम करना चाहिए। ज्यादा यूफोरिया के अंदर में जब तूफान चलता है ना सर, तो आपको शांत भाव से काम करना चाहिए, और जब शांति रहती है अगर आपको ना, तब आपको थोड़ा सा अग्रेसिव होना चाहिए। जिस चीज में यूफोरिया चल रहा है उसके अंदर में अपना तो यही है कि थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाओ भाई। हाँ ठीक बात है। हाँ, जब पूरे गांव को लगता है यही चाहिए तो फिर उसके बाद वो नहीं होता। सब लोग एक ही में बैठते हो तो नौका थोड़ी डगमगाने लग जाती है। तो अभी थोड़ा पूरी वर्ल्ड वाइड यूफोरिया चल रहा है। ठीक बात है। भारत में कहाँ पैसे बनेंगे ये बताइए, क्या क्या आपको अभी नया निवेश करना है इस दिवाली पे, तो कहाँ करेंगे? सर मैं आजकल थोड़ा तो एक तो स्टार्टअप वगैरह में इन्वेस्ट करता हूँ। अच्छा। 20 एक स्टार्टअप में मैंने इन्वेस्ट किए। ओह, हाँ, टोटल अभी तक 20 स्टार्टअप में किए होंगे, 2-3 में अभी भी किए 6-8 महीना पहले। एक तो मैं आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ सर। अच्छा। मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ जिसका आईपीओ आने वाला हो, चाहे 1 साल बाद आओ, 6 महीने बाद आओ, या 2 साल बाद आओ, या 5 साल बाद आए, तो मैं क्योंकि मेरे को वैल्यूएशन सस्ती मिलती है। तो एक तो मेरे को भी लगता है कि ये टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी सब कंपनियां हैं जिसमें छोटे छोटे कंपनियों का बड़ा योगदान है, आगे जाकर ये कंपनियां बड़ी हो सकती है, स्माइल फार्मूला में फिट हो सकती है ये, और इनके अंदर में या आगे कोई बिक जाएगी, कोई ले लेगा, इस तरह की संभावना इनके अंदर हो सकती है। मैं थोड़ा, मेरा ध्यान उधर है। और जो अपने लिस्टेड जो मार्केट है सर, पब्लिक मार्केट, उसके अंदर में मेरे को एक टूरिज़्म बहुत अच्छा लगता है। जो टूरिज़्म के जो शेयर्स हैं, टूरिज़्म से रिलेटेड, और ये मैं कई बार बोल भी चुका हूँ सर कि मेरे को लग रहा है कि अभी गवर्नमेंट का जो फोकस है वो डोमेस्टिक टूरिज़्म को बढ़ाने का है अभी, कि लोग हर चीज़ों के लिए बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, वो सारी चीज़ें इंडिया में आपको मिलेगा। मैं कई बार बोला हूँ, यहाँ रेगिस्तान भी है, समंदर भी है, स्नो भी है, हेरिटेज भी नहीं है, सफारी भी है, सब कुछ है सर यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर। ये बात तो सही है। अगर हाँ आप देखिए हर चीज़ मिलेगी, खाली प्रॉब्लम है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, हाइजीन की प्रॉब्लम है, प्रॉपर होटल नहीं मिलेगी, कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। अब गवर्नमेंट ध्यान दे रही है कि 1300-1400 स्टेशन उनको मॉडर्नाइज करने का बात कर रही है, 50-60 एयरपोर्ट उनको और मॉडर्नाइज करना है, कनेक्टिविटी जोड़नी है, कितनी जहाँ जहाँ हमारे धार्मिक है, पिलग्रिमेज, ये सब हमारे जो है, तो ये हमारी धरोहर है सर ये सब। तो मेरे को लगता है इसके अंदर में सरकार की चेतना जगी है कि हमको डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देना। तो उनसे रिलेटेड कोई भी शेयर्स हो, चाहे सस्ते कोई भी शेयर्स नहीं है, चाहे एयरलाइंस के शेयर्स ले लीजिए, या होटल ले लीजिए, या टिकटिंग वर्क करने वाले ले लीजिए, सस्ते कोई भी नहीं है। लेकिन इनका फ्यूचर मेरे को लगता है ये सनराइज इंडस्ट्री 10-15 साल ये ठीक रहना चाहिए। दूसरा मेरे को हॉस्पिटल इंडस्ट्री के शेयर्स अच्छे लगते हैं, जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, या हॉस्पिटल से रिलेटेड, चाहे वो आपका वो हेल्थ केयर, एक्सरे हेल्थ केयर करते हैं और यो करते हैं, जो मेनली हॉस्पिटल्स हैं, मेरे को लगता है इनका भी 10-15 साल का फ्यूचर है बढ़िया। इनके अंदर भी बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, बाहर के पी फंड वगैरह आके यहाँ पर बड़े हॉस्पिटलों के अंदर में खूब जोर शोर से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब हेल्थ केयर के भाव भी बढ़ने वाले हैं। हेल्थ केयर की जो आप कराने के लिए जाएंगे, हम लोग जो जाएंगे जाते हैं, तो उसके अंदर में अभी उसके पी वाला आ गया, टोटल कमर्शियलाइज ये धंधा हो गया है ये। अभी इसके अंदर में भावना बोल कर कुछ नहीं, आप पेशेंट नहीं हो सर, आप कस्टमर हो सीधा। हाँ, आपको डॉक्टर बोलता है पेशेंट वाला, कस्टमर हो भाई मैं। तो आप कस्टमर की तरह ही जाओ, कस्टमर हो आप, ये समझ के चलिए आप उसको। तो मेरे हेल्दी रहोगे तो होटल में जाओगे, हाँ, हेल्दी नहीं रहोगे तो हॉस्पिटल में जाओगे। दोनों थीम आपको पसंद है। आपने जोड़ दिया, आपने कविता जोड़ दी, दोनों थीम आपकी पसंदीदा होगी। एक्चुअली थोड़ा टूरिज्म आप सही कह रहे हैं, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हो जाए। अभी देखिए दिवाली पे उदयपुर जाना उसकी फ्लाइट महंगी है, दुबई जाना सस्ता है नेचुरली। भारत में घूमना ज़्यादा महंगा है, तो थोड़ा वो आई थिंक। यस सर, बिल्कुल। तो हॉस्पिटल और टूरिज्म, ये 2 थीम्स काफ़ी। हाँ, ये मेरे को लगता है कि ये लंबी स्टोरी है, इनकी शुरुआत होनी चाहिए। ऑलरेडी एयरलाइंस के शेयर्स बढ़ भी चुके हैं, ऐसा नहीं है, 3-4 साल में 3-4 गुना भी हो गए हैं। ठीक बात। तो वो वेट कीजिए जब आपको समझ में आए, जब आप मानसिकता के साथ आपका अलाइनमेंट हो कि सस्ता बोल के कुछ नहीं है, प्रभु का नाम सस्ता है सर यहाँ पे बिहार में, वो किसी को लेना नहीं है। वही लेने के पैसे नहीं लगते इसलिए हमको उसकी वैल्यू नहीं मिलती। भगवान का मिलता है ना, फ्री में मिलता है ना सर, उसके लोग वैल्यू नहीं समझते हैं, बोलते हैं तो ठीक है मेरे साथ है ही है, मेरे पास है ही है, उसकी वैल्यू नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब एक और सवाल थोड़ा हमारे ट्रम्प साहब के ऊपर और FIs के ऊपर, इन दोनों का मूड कब ठीक होगा? सर उनको भी खुद को भी नहीं मालूम है एक्चुअली, क्योंकि उनका सुबह मूड अलग ठीक होता है शाम को। लेकिन मैंने मेरा लाइफ के अंदर भी एक बात बताऊंगा, किसी प्रेसिडेंट ऑफ USA, माने दुनिया का सर्वोपरि ओहदा होगा,
मैंने ये कभी हिस्ट्री में भी ये शायद मालूम नहीं है, ऐसे कोई आदमी चेंज करता अपनी। तुरंत है। ये तो जैसे मैं चेंज करता हूँ, सुबह ले लिया BTST हम जैसे करते हैं ना शेयर बाजार के अंदर में, exactly. बाई टेल बाई टुडे सेल टुमारो, बाय टुडे सुसाइड टुमारो। सुसाइड टुमारो। तो वही है। तो अभी उनका BTST चल रहा है सर, वो कभी भी कुछ भी उनका माइंड चेंज हो सकता है। लेकिन मेरे मन में एक बात आता है, वो जो भी कर रहे हैं या जो भी डिसीजन ले रहे हैं, चाहे हम उसको माने या ना माने, वो अपने कंट्री के हिसाब से सोच के कर रहा होगा। इतना बड़ा प्रेसिडेंट है, इतने बड़े इकोनॉमी, हमारे जो भी अर्थशास्त्री यहाँ पर जो हैं, जो भाषण देते हैं, वो सब USA सीख के आकर यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। राइट। तो हमको बड़ा इजी है किसी को क्रिटिसाइज कर दो। अरे भाई, आप उसके कस्टमर हो, वो आपसे कल से माल लेना चालू नहीं करेगा कि नहीं मैं तेरा नहीं लूंगा, तो आप उसको क्यों गाली देते हो? आप अपने आप को इतना सक्षम बनाओ, आप अपने आप को इतना कॉम्पिटिटिव बनाओ कि आप निर्भर बनाओ कि मैं तेरा सामना करूंगा। तो हमको तो यहाँ पर सामना करना नहीं है, खाली लोगों को बातें कर रही है, क्रिटिसाइज करना है कि तू मेरे से माल नहीं खरीद रहा है तो तू बदमाश आदमी है। Correct. अरे भाई, तू आदमी, तेरे में सक्षमता नहीं है, स्किल नहीं है तेरे अंदर में। वही मैंने गाने में यही लिखा है सर, आपको स्किल का टाइम आया है। लिखा है इसमें? हाँ, इस गाने में वही एक लाइन है। सुना दूं? बिल्कुल तैयारी है, बिल्कुल देगा। आइए जी पहले आप बात पूरी करें। हाँ, तो इसके अंदर में हमको यहाँ पर इंडिया में क्या चाहिए सर? अभी टाइम आ गया है नीति विज्ञान, हमको विज्ञान से काम करना चाहिए, तकनीकी से काम करना चाहिए, नई पॉलिसी से हमको काम कर। पुरानी पॉलिसी से आप पुरानी जगह पहुंचने वाले हो, नई नीति से आप नई जगह पहुंचने वाले हो। बिल्कुल ठीक। तो अभी ये बातचीत करने का टाइम नहीं है सर यहाँ पे कि ऐसा हो जाएगा मेरा भारत महान। अरे मेरा भारत महान के लिए वो ऐसा काम कर दो भाई जब तेरा भारत महान बने। खाली नारा देने से आदमी महान नहीं बनेगा सर। ठीक बात। तो ये बात है। तो ये हमको लगता है कि ये विकसित भारत का टाइम आया है। वो सर मैंने गाना भी ऐसे ट्रम्प के लिए लिखा था कि अच्छा हुआ तुमने हमको उठाया, हमने भी सोई शक्ति को जगाया, अब हम नए रास्ते ढूंढ लेंगे, विकसित भारत का अब टाइम आया। 2047 तक जाकर भारत को नंबर 1 कंट्री बनाकर ही हम लेंगे सांस, रचना है फिर इतिहास, रचना है फिर इतिहास। लेकिन उसके लिए सर हमको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आइए, आपने जो गाने के प्रोग्राम की शुरुआत मैंने गाने के टीजर के साथ की थी, आइए इस गाने का इस प्रोग्राम का समापन आपको पूरा वर्ल्ड प्रीमियर में ये गाना सुनाते हुए।